का लिंक भी दिया हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल पर जा कर के आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य जो हमारी लेक्चर सीरीज हुई हैं पॉलिटिकल थियरी पर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पर, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्रमांक 1 आपके सामने है, निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया। तो यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक है, जो त्रुटियां हैं, वह आयोग की तरफ से ही है। हिंदी माध्यम में पेपर में थोड़ी सी त्रुटियां रह गई थी, बाद में इसे आयोग ने सुधारा भी है। आगे के पेपर्स में ऐसी त्रुटियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी, तो अभी थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया। तो इनमें से संत जो थॉमस एक्विनास थे, उन्होंने जो अरस्तु की जो पुस्तक थी पॉलिटिक्स, उस पुस्तक का अनुवाद, लैटिन अनुवाद उन्होंने पढ़ा और उससे वो बहुत प्रभावित थे। बाद में उनके दर्शन में यानी उनके चिंतन में भी यह बात देखने को मिली। तो अरस्तु के विचारों को थॉमस एक्विनास ने अपने जो ईसाई धर्म के विचार हैं उसके साथ मिलाने का प्रयास किया, और यह अभी भी रोमन कैथोलिक जो दर्शन है, जो धार्मिक दर्शन है, उसमें देखने को मिलता है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर होगा संत थॉमस एक्विनास। पहले का ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु बेड़ियों में जकड़ा है, यह किसने कहा है। तो मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, यह कथन है रूसो का। रूसो जो कि समझौतावादी विचारक माने जाते हैं, अर्थात ऐसे विचारक जिनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं या दैवी इच्छा से नहीं बल्कि व्यक्तियों के अपनी इच्छा से यानी समझौते के कारण हुई है। तो जीन जैक्स रूसो, जिनका पूरा नाम है, रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी, और इनका यह प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर 2 सूची दी हुई हैं, इनका मिलान करना है। तो देख लेते हैं, एक तरफ पुस्तक का नाम है, दूसरे तरफ लेखकों का नाम है। तो द पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है। द पॉलिटिक्स पुस्तक है अरस्तु की। अभी हमने प्रश्न क्रमांक 1 में ही इसकी चर्चा की थी, जिससे थॉमस एक्विनास काफ़ी प्रभावित थे। दूसरा है द प्रिंस। द प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक है। आप टाइपिंग मिस्टेक्स पर मत जाइएगा, आप आगे चल के यह सही हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो इस क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश वर्जन है वह गलत नहीं है, हिंदी वर्जन गलत है इसका। यानी पहले इंग्लिश में बनाया जाता है, बाद में उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, इस कारण से गलती हो गई है। हालांकि आयोग ने बाद के वर्षों में इसे सुधारा भी है। तो द प्रिंस जो पुस्तक है वह मैकियावेली की पुस्तक है। हमने आपको पिछले लेक्चर में यानी 2006 जून के पेपर के दौरान मैंने बताया था कि मैकियावेली ऐसा विचारक था जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन में जो धर्म की व्यवस्था थी या धर्म का प्रभाव था उसे कम करके आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत की, और उसकी पुस्तक का नाम द प्रिंस है। तीसरा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अभी इसकी तुरंत हमने चर्चा की, वह रूसो की पुस्तक है। और चौथा है जे.एस. मिल ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता पर लिखी गई जे.एस. मिल की यह किताब थी। जॉन स्टुअर्ट मिल इनका पूरा नाम था, इनकी पुस्तक का नाम ऑन लिबर्टी था। तो इस तरह से हमने चारों पुस्तकों को उनके लेखकों के नाम से मिला दिया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने है कि अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है। तो जब इस प्रश्न का आप ऑप्शन पढ़ेंगे, लोकतंत्र, अल्पतंत्र, शासन तंत्र अथवा तानाशाही, इन चारों में से जो सही उत्तर होगा वह होगा सी यानी शासन तंत्र। शासन तंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटी। तो जब भी कभी आपको कोई प्रश्न पढ़ने पर, ऑप्शन पढ़ने पर उत्तर सही समझ में ना आए, तो ज़रूर उस प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन यानी उसका इंग्लिश जो पार्ट है उसको ज़रूर देख लें। बाइलिंगुअल पेपर है तो बाइलिंगुअल में आपको इंग्लिश ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हिंदी अनुवाद में कुछ गड़बड़ी रहती है या फिर वो अनुवाद आपकी समझ में नहीं आता है, तो आप उसका अंग्रेजी अनुवाद जरूर देख लें। तो अरस्तु ने जिस सरकार को उच्चतम माना हुआ है पॉलिटी यानी शासन तंत्र, उसने ना तो पूर्ण रूप से निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया और ना ही पूर्ण रूप से निरंकुश लोकतंत्र का, बल्कि इन दोनों का जो मिला जुला रूप है, मध्यम मार्ग है, उसे उसने अपनाया। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर है, लॉक के अनुसार यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है और दूसरा उसका कारण है, और नीचे उसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। तो देखते हैं कि क्या है। लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियाँ सीमित हैं, ठीक,
उसका कारण है राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। तो जो पहला कथन है वह सही है और जो उसका कारण है वह भी सही है और उसका उचित कारण है। इस तरह से पांचवें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ए, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर उसकी सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 में दो सूचियां दी हुई हैं जिनमें कुछ प्रमुख विचार हैं और दूसरी सूची में उन विचारकों के नाम हैं जिन्होंने इन विचार को प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं कौन कौन से विचार हैं। पहला है सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा का मतलब होता है कि जो जनरल विल है, जनरल विल के बारे में रूसो ने बताया था, जीन जैक्स रूसो ने, और वह बताता है कि जनरल विल यानी व्यक्तियों की जो सामान्य इच्छा है वही राज्य के निर्माण में सहायक है। तो हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में, राज्य का जो चैप्टर है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित, उसमें हमने पॉलिटिकल थियरी में किया है। आप हमारे चैनल पर जाएं और वहाँ पर पॉलिटिकल थियरी का जो प्लेलिस्ट है उसमें से राज्य वाला चैप्टर देखें और उसमें से आपको मिल जाएगा कि रूसो ने रियल विल के बारे में, सामान्य इच्छा के बारे में क्या बताया है। हम यहाँ संक्षेप में बस एक ही लाइन बता रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति को उसने सामान्य इच्छा से संबंधित माना है। तो यह रूसो का विचार है, यानी सामान्य इच्छा रूसो से संबंधित है। दूसरा है असीमित प्रभुसत्ता। असीमित प्रभुसत्ता हॉब्स से संबंधित है। मिस्टेक पर मत जाइएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आप उसे इग्नोर करिएगा। असीमित प्रभुसत्ता हॉब्स से संबंधित है। जो थॉमस हॉब्स थे उन्होंने जो राज्य का स्वरूप प्रस्तुत किया उसमें लेवियाथन यानी जो संपूर्ण संप्रभु व्यक्ति है वह असीमित प्रभुसत्ता धारण करता है, उसका विरोध करने या उसके खिलाफ जाने की शक्ति किसी में नहीं है। तो इसका संबंध असीमित प्रभुसत्ता का हॉब्स से है। तीसरा है सीमित सरकार। तो सीमित सरकार का संबंध जॉन लॉक से है। यह तीनों जो विचारक हैं, इन तीनों विचारकों को समझौतावादी विचारक संयुक्त रूप से कहा जाता है। चौथा है नव राजनीति विज्ञान। नव राजनीति विज्ञान का संबंध मैकियावेली से है। क्यों? क्योंकि इसने राजनीति विज्ञान से धर्म को हटा करके और यथार्थ को जोड़ा। तो यह नए राजनीति विज्ञान के नए संस्करण का या नए रूप का सूत्रपात होता है मैकियावेली के साथ। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है। तो प्लेटो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र से चिढ़ता था। वह कहता था कि किसी भी नाई, दर्जी, बढ़ई, ये अंग्रेजी जो उसका कथन है उसका मैं हिंदी अनुवाद बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट अनुवाद नहीं है ये। तो वह कहता है किसी को भी राज्य शासन चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, अर्थात वह लोकतंत्र का विरोध करता है। और उसका कारण यह है कि जो प्लेटो के गुरु थे सुकरात को लोकतंत्र की इच्छा के अनुसार यानी बहुमत की इच्छा से उन्हें जहर दे दिया गया था, यानी उन्हें जहर पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। तो उसने प्लेटो ने लोकतंत्र का विरोध किया और लोकतंत्र को सबसे खराब शासन का सबसे खराब रूप माना। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित होगा। तो हमने बताया था कि वह राजतंत्र और लोकतंत्र के जो सम्मिलित रूप हैं उनको वह मान्यता देता है, यानी मध्यम मार्ग को अपनाता है। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, यानी मध्यम या मीन। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 आपके सामने है निम्न में से किसे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन हैं, एम.एन. रॉय, अंबेडकर, गांधी और जयप्रकाश। यहाँ पर गांधी इसका सही उत्तर होगा। अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में महात्मा गांधी को रखा जाता है। जो लोग यह नहीं जानते होंगे उन्हें इस चीज़ से आश्चर्य होगा, लेकिन यह सत्य है कि गांधी जी अपने आप को स्वयं दार्शनिक अराजकतावादी कहते थे, यानी उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है अगर व्यक्ति अपने विवेक को सुधार ले, अपने आचरण को सुधार ले, तो उसे किसी अन्य शक्ति के द्वारा शासित होने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात व्यक्ति का विवेक ही उस पर शासन करेगा, उसके लिए अलग से राज्य जैसी किसी बाह्य सत्ता की आवश्यकता नहीं है। तो यह एक दार्शनिक अराजकतावादी स्थिति उत्पन्न होती है और इसलिए गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है। इसे डिटेल में हम पॉलिटिकल जो फिलोसफर हैं उनके चैप्टर में कवर करेंगे। अभी फिलहाल प्रश्न उत्तर में हम इतना ही इसके बारे में बता सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10। किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया।
तो अधिकारात्मक व्यक्तिवाद क्या होता है पहले यह जान लें। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति के पास जो भी चीज़ें हैं, वह व्यक्ति का व्यक्तिगत गुण, व्यक्ति के जो उसके शक्तियां हैं, शारीरिक और मानसिक उसके गुण हैं, उनके लिए व्यक्ति किसी के प्रति एहसानमंद नहीं है, व्यक्ति किसी के प्रति आभारी नहीं है, अर्थात वह उसकी अपनी संपत्ति है, उसके लिए समाज का योगदान नहीं स्वीकार करते हैं। तो अधिकारात्मक व्यक्तिवाद जो है यानी पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म जिसे कहते हैं, उसमें उसका मुख्य रूप से सीबी मैकफर्सन ने इसके आधार पर लोकतंत्र का परीक्षण किया। तो प्रश्न क्रमांक 10 इसका सही ऑप्शन होगा सीबी मैकफर्सन। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 11, भारत में भूदान आंदोलन का समारंभ किसने किया? तो भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत की आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे एक और बात के लिए प्रसिद्ध हैं, यह व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। तो यह प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है कि आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। इसके अलावा यह भूदान आंदोलन की शुरुआत भी इन्होंने की थी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12 आपके सामने है, पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं, यह प्रश्न में पूछा गया। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पॉल ब्रॉस, दूसरा है मायरन वीनर, तीसरा है रजनी कोठारी और चौथा है मॉरिस जोन्स। तो इसका सही उत्तर होगा मायरन वीनर, यानी पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी पुस्तक के लेखक हैं मायरन वीरन, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में केस किसको पेश किया जाता है? प्रश्न यह पूछ रहा है कि अगर कोई साधारण विधेयक संसद के सदनों में बारी बारी से पेश किया जाता है और उस पर पहले सदन के साथ दूसरे सदन की सहमति नहीं बनती है, तब की स्थिति में क्या किया जाएगा? तो अगर किसी साधारण विधेयक पर संसद के 2 सदनों में मतभेद होता है, तब वह विधेयक दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन को या संयुक्त अधिवेशन को सौंप दिया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर होगा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को, यानी ऑप्शन सी। अब ध्यान रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन 2 स्थितियों में नहीं होता। पहला, अगर वह धन विधेयक है, ठीक। दूसरा, अगर वह विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है। तो दोनों स्थितियों में संयुक्त सम्मेलन नहीं बुलाया जाता, केवल साधारण विधेयक की स्थिति में ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 है, लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो लोकसभा सदस्य के अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर, ठीक। प्रश्न क्रमांक 15। अब स्पीकर स्वयं से इसका निर्णय लेते हैं, लेकिन इसमें वह निर्वाचन आयोग की, अगर निर्वाचन की योग्यता संबंधी कोई समस्या है तो वह निर्वाचन आयोग की मदद लेते हैं। अगर अन्य कोई समस्या है तो वह न्यायालय की भी मदद ले सकते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर लोकसभा अध्यक्ष ही, खास करके अगर दल बदल से संबंधित कोई समस्या हुई है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय करते हैं कि उस व्यक्ति की सदस्यता रहेगी या जाएगी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 में। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। अब अनुच्छेद 32 इतना महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है कि यह संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक। आगे चलते हैं। ऐसे सामान्यतः संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर अंबेडकर की बात कहें तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में। प्रश्न क्रमांक 16 पूछता है कि कौन से मूल अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत छुआछूत विलोपन करते हैं, यानी छुआछूत का अंत जो है वह कौन से मूल अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत की बात कही गई है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, समानता का अधिकार। प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निरूपित नहीं है? तो यह 4 ऑप्शन है, इनमें से किसकी चर्चा भारतीय संविधान में नहीं की गई है? पहला है निर्वाचन आयोग, तो इसकी चर्चा की गई है।
संघ लोक सेवा आयोग, यह भी भारतीय संविधान में वर्णित है, और मंत्रिपरिषद भी वर्णित है। यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है एक राजनीतिक दल है और इसकी चर्चा संविधान में कहीं नहीं की गई है। तो 17वें का सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, सरकारिया आयोग किसके संबंध के पुनर्विलोकन के लिए स्थापित किया गया था? तो कल हमने राजमन्नार आयोग के बारे में चर्चा की थी कि तमिलनाडु सरकार ने राजमन्नार के जस्टिस जो राजमन्नार थे उनकी अध्यक्षता में एक केंद्र राज्य संबंधों के लिए कमेटी गठित की थी और उसने अपनी सिफारिश दी थी। उसी तरह केंद्र सरकार ने भी सरकारिया आयोग की स्थापना की थी जिसने केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के लिए कुछ अपने सुझाव दिए थे। 1983 में इसका गठन किया गया था। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, केंद्र राज्य संबंध। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगरपालिका विधेयक पहली बार पेश किया गया है? तो जो भी नए सुधार, बड़े सुधार आपको देखने को मिलते हैं, दीर्घकालिक प्रभाव वाले सुधार, तो ज़्यादातर सुधार, हम सारे नहीं कह रहे हैं लेकिन बहुत सारे सुधार राजीव गांधी के टाइम में किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा राजीव गांधी। राजीव गांधी के टाइम में नगरपालिका विधेयक पहली बार प्रस्तुत किया गया था। वैज्ञानिक क्रांति और जो लोक प्रशासन में जो सुधार, इस तरह के कई सारे काम उनके टाइम में शुरू किए गए थे। हालांकि इनका कार्यकाल बहुत दिन तक नहीं रहा। संभव है अगर वह जीवित रहते तो कुछ अन्य भारत का कोई की एक नई तस्वीर होती। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 में, निम्न में से किस राजनीतिक दल के सदस्य अनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमों में पंजीबद्ध हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था 2006 में, उस समय राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद जो है, राजद के सबसे ज़्यादा सांसद ऐसे थे जिनके ऊपर फौजदारी मुकदमे मतलब ऐसे मुकदमे जो कि लड़ाई झगड़ा मतलब संपत्ति और धन से संबंधित नहीं बल्कि फौजदारी यानी क्रिमिनल केस से संबंधित हैं, जैसे कि हत्या हुई, फिरौती, लूट, झगड़ा इत्यादि चीज़ों से। तो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सबसे ज़्यादा उस समय फौजदारी मुकदमों में पंजीबद्ध थे। तो 20वें का सही उत्तर होगा सी, राष्ट्रीय जनता दल। प्रश्न क्रमांक 21, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अध्ययन समाविष्ट है। तुलनात्मक राजनीति में किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो तुलनात्मक राजनीति में औपचारिक संरचनाएं और एवं उनके कार्य, जी हाँ, इसका अध्ययन किया जाता है। औपचारिक संरचनाओं का मतलब हुआ कि जो भी शासन की संरचनाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दूसरा है राजनीतिक प्रक्रियाएं यानी चुनाव और चुनाव व्यवहार इत्यादि जो भी राजनीतिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, वोटिंग, पॉलिटिक्स जो भी है, वो सारी चीज़ें भी तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। गैर संवैधानिक संस्थाएं यानी जैसे राजनीतिक दल हुए या फिर NGOs हुए, जो भी दबाव समूह हुए, इनका भी अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 21 का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 22 है, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत समाज विज्ञान में सर्वप्रथम विकसित हुआ। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से चारों ऑप्शन में किस तरह से सामान्य व्यवस्था सिद्धांत विकसित हुआ और राजनीति विज्ञान तक किस तरह से पहुंचा, यह बताने के लिए हमें ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यह नृविज्ञान में आया। नृविज्ञान का मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक, तो राजनीति विज्ञान में आने के पहले सबसे पहले नृविज्ञान में आया, उसके बाद समाजशास्त्र में आया, फिर मनोविज्ञान में आया, फिर राजनीति विज्ञान में। तो इस तरह से नृविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान, यह अगर ऑप्शन देखते हैं तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो 22वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 23 है कि आलमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्य में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले है हित अभिव्यक्तिकरण। हित अभिव्यक्तिकरण का मतलब, सबसे पहले हम थोड़ा सा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बता दें कि आलमंड ने बताया कि एक राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें कि 2 मुख्य रूप से कार्य होते हैं। पहला होता है निवेश कार्य, यानी जनता कुछ इन्वेस्ट करती है और सरकार उसके बदले में कुछ आउटपुट देती है, यानी इनपुट और आउटपुट। तो निवेश और निर्गत, यह 2 काम होते हैं उसमें। तो निवेश के अंतर्गत क्या क्या होता है राजनीतिक व्यवस्था में? हित अभिव्यक्तिकरण, यानी जनता अपनी क्या डिमांड से उनको व्यक्त करती है। ठीक, तो पहला सही होगा।
दूसरा हित समूहीकरण। हित समूहीकरण का मतलब कि जनता अपने हितों को इकट्ठा करती है, मतलब उन्हें एक साथ एकत्रित करके सूचीबद्ध करके सरकार के सामने प्रस्तुत करती है। ठीक, तो हित अभिव्यक्तिकरण और हित समूहीकरण ये निवेश काम है, यानी इनपुट के काम है, जनता की तरफ से सरकार की तरफ जाते हैं। ठीक, अब इसके अलावा जो कानून निर्माण और कानून लागू करना है यह आउटपुट के काम है, तो यह सरकार के द्वारा जनता की तरफ आते हैं। तो इस तरह से आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था में जो निवेश कार्य यानी इनपुट पूछा है, तो पहला और दूसरा ही सही होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, तो अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो हमने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है व्यवस्था सिद्धांत के नाम से, आप उसे देख लीजिएगा। जो पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की सीरीज है उसमें हमने व्यवस्था सिद्धांत के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आपको यह डिटेल में समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 24 में, निम्नलिखित में से किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार तथा क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बताया है। यानी आधुनिकीकरण मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो यह कथन किसका है? तो जब भी कोई कथन पूछे तो आप उसे अलग एक कॉपी में लिख लें और उसे बार बार दोहराते रहें। उसे किसी तरह से अपने दिमाग में एक डायग्राम बना करके या कोई चित्र बना करके, कोई भी किसी भी तरह से एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट बना करके और उस नाम के साथ रिलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि कभी भी परीक्षा में बहुत सारे कथन 3, 4, 5 कथन तक पूछे जाते हैं और अगर आपको भूल जाएंगे तो वह प्रश्न आपसे छूट जाएगा। ज़्यादातर होता है कि अगर आप सारी सीरीज देख लेंगे तो जितने भी कथन पूछे जाते हैं वह सब आपके तैयार हो जाएंगे। रिपीटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं कथनों में, तो इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें और बार बार दोहराते रहें। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो उत्तर होगा वह होगा केनेथ ऑर्गेन्स्की। केनेथ ऑर्गेन्स्की ने आधुनिकीकरण को बताया कि यह मानव विचार और क्रिया के परिवर्तन की एक बहुमुखी प्रक्रिया है, जो कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के नाम से जिसे जाना जाता है। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा केनेथ ऑर्गेन्स्की। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 25। प्रश्न क्रमांक 25 में पूछा गया है कि एक संवैधानिक सरकार से आप क्या समझते हैं, संवैधानिक सरकार क्या है? तो सबसे पहले है सीमित सरकार। तो जी हाँ, संवैधानिक सरकार का मतलब सीमित सरकार होता है। इसके बाद है संविधान युक्त सरकार, सरकार जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति हो, सरकार जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो। तो इनमें सबसे सुटेबल, वैसे तो ये सारे ऑप्शन भी संवैधानिक सरकार में पाए जाते हैं, लेकिन इन सब के न होने पर भी अगर ऑप्शन ए यानी सीमित सरकार उपलब्ध है तो वह संवैधानिक सरकार कहा जाएगा। तो इस तरह से 25वें का सही उत्तर होगा सीमित सरकार, यानी ऑप्शन ए। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 26 की ओर। प्रश्न क्रमांक 26 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग के संचलन में विश्वास करता है? तो विशिष्ट वर्ग के संचलन का मतलब होता है कि जो राजनीतिक शक्ति है वह एक विशिष्ट वर्ग में यानी एक इलीट क्लास में केंद्रित रहती है, और वह इलीट क्लास उस शक्ति को हमेशा अपने में ही बनाए रखना चाहता है। वह चाहता है कि वह उनसे दूर न जाने पाए, उस इलीट क्लास में के बाहर का कोई व्यक्ति राजनीतिक शक्ति पर अधिकार न कर पाए। इनका मानना है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो राजतंत्र हो या तानाशाही हो, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, उसमें कुछ ही लोग होते हैं जो कि शासन करते हैं, बाकी लोग उनसे शासित होते हैं। तो यह विशिष्ट वर्ग का जो सिद्धांत है, विशिष्ट वर्ग के संचलन का सिद्धांत, यह पैरेटो और मोस्का की इसके अंतर्गत आते हैं। पैरेटो और मोस्का के विचार राजनीतिक विशिष्ट वर्ग के संचलन के सिद्धांत में आते हैं। तो 26वें का सही उत्तर होगा पैरेटो और मोस्का। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 27। विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका कौन सी है? विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका है इंग्लैंड की संसद। कहा जाता है कि इंग्लैंड की संसद सब कुछ कर सकती है, सिवाय वह महिला को पुरुष और पुरुष को महिला नहीं बना सकती, बाकी सारे काम कर सकती है। तो इस तरह से विश्व की सबसे शक्तिशाली विधान पालिका इंग्लैंड की संसद को कहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 28। प्रश्न क्रमांक 28 में 2 सूचियां दी गई हैं, जिनमें कि पहली सूची में कुछ विचार हैं और दूसरी सूची में उनसे संबंधित व्यक्ति हैं। तो हमें विचारों को उनसे संबंधित व्यक्तियों से मिलाना है और यह पता करना है कि यह विचार किनके हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है राजनीतिक विकास के चरण, राजनीतिक विकास के संकट।
अब आपको ध्यान होगा कि हमने राजनीतिक विकास के संकट के बारे में एक बार और चर्चा की थी। तो यह किससे संबंधित है? जब भी आप एक प्रश्न को पढ़ें तो उसे दूसरे प्रश्न से रिलेट करने की कोशिश करें। तो राजनीतिक विकास के संकट के बारे में हमने पिछले पेपर यानी जून 2006 के पेपर में ही चर्चा की थी। तो यह संबंधित है लुसियन पाई से। आगे है राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण। तो राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण से संबंधित है कौन? वह है आमंड और वर्बा। अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले राजनीतिक विकास के चरणों के बारे में चर्चा की थी, यानी केनेथ ऑर्गेन्स्की से यह संबंधित है। एक ऑप्शन होगा दूसरा। और राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का संबंध है ला पालोम्बारा और मायरन वीनर। तो ला पालोम्बारा और मायरन वीनर जो हैं, इनका संबंध राजनीतिक दलों के वर्गीकरण से है। तो इस तरह से हमने चारों सूचियों को मिला लिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर इनमें से कोई एक या दो भी आता है तब भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को जब भी आपके पास पर्याप्त समय होता है, जब भी जोड़ी मिलाने जैसा कोई प्रश्न आपके सामने आए तो उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक मिलाइए। कभी कभी प्रथम दृष्टया आपको लगता है कि यह उत्तर आपको नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाता है, क्योंकि उनमें से कोई एक तथ्य आपको पता रहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की तरफ। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति की विशेषता है। तो किस देश में कानून द्वारा यानी विधि की स्थापित प्रक्रिया को पालन किया जाता है? तो पहले हम बता दें कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ यह है कि कानून जो बना है, जो नियम और कानून बनाए गए हैं संसद के द्वारा या संविधान के द्वारा, उसे ही लागू किया जाएगा। यानी कानून वह है जो संसद पारित करती है, एक लाइन में कहा जाए। ठीक। दूसरा है विधि की उचित प्रक्रिया। एक तो विधि की, ये तो स्थापित प्रक्रिया होगी, दूसरा है विधि की उचित प्रक्रिया। तो जो विधि की उचित प्रक्रिया है वह क्या है कि कानून वह है जो न्यायाधीश कहते हैं, अर्थात न्यायपालिका जो व्याख्या करती है कानून का सही स्वरूप वह है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को पालन किया जाता है। 29 का सही उत्तर होगा भारत। अगर पूछा जाए कि विधि की उचित प्रक्रिया कहाँ होती है, तब वह होगा जहाँ पर उचित प्रक्रिया, ठीक, उचित प्रक्रिया पूछा जाए तो तब वहाँ पर क्या होगा? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक। तो विधि की उचित प्रक्रिया यूएसए का है, विधि की स्थापित प्रक्रिया भारत और इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है। ठीक। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 30 में। निम्न में से कौन सा, यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, दोनों पहला कथन है, दूसरा उसका कारण है। तो आइए देख लेते हैं क्या है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। तो पहला कथन तो गलत है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा कानून जो कि संविधान के विरुद्ध है उसे सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। तो यह तो गलत हो गया। आगे चलते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जब भी कभी कानून का पुनरीक्षण करता है, न्यायिक पुनरीक्षण करता है, तो वह कानून की उचित प्रक्रिया और कानून की जो स्थापित प्रक्रिया है, वास्तव में वह कानून की स्थापित प्रक्रिया के बारे में बात करता है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 30 का सही उत्तर होगा कि ए गलत है और आर सही है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 30 का सही उत्तर होगा डी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 31 में। प्रश्न क्रमांक 31 यानी 31 पूछता है कि मिन्नो ब्रुक सम्मेलन। अब आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जो इसमें लिखा है वह थोड़ा सा गलत है, तो इसे आप सही करके पढ़िएगा। मिन्नो ब्रुक सम्मेलन किससे संबंधित है? मिन्नो ब्रुक सम्मेलन संबंधित है नव लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पिछले पेपर में यानी जून 2006 के पेपर में हमने इस पर चर्चा की थी। और यह कब हुआ था? यह हुआ था 1968 में। फ्रैंक मेरिनी की बुक भी इसी टाइम आई थी। ठीक। तो 1968 में मिन्नो ब्रुक सम्मेलन हुआ था और यह नव लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 32 पर। प्रश्न क्रमांक 32 कहता है कि वह कौन है जो कि लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर बल देता है? तो वुड्रो विल्सन ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि लोक प्रशासन को राजनीति से अलग मानते और उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान से अलग होने के कारण इसका अध्ययन अलग होना चाहिए। तो वुड्रो विल्सन इसका सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 32 का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33। प्रश्न क्रमांक 33 में पूछा गया है कि टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंध के नियमों में क्या क्या लागू होता है, क्या क्या उसमें शामिल है। तो देख लेते हैं पहला ऑप्शन है उच्च पारिश्रमिक का प्रोत्साहन। तो बात सही है, टेलर यह कहता है कि हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए पारिश्रमिक
बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। मतलब जब कोई श्रमिक ज़्यादा उत्पादन करता है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमें उसको कुछ बोनस दिया जाना चाहिए। तो टेलर का ये पहला कथन सही है। ठीक, आगे कार्य प्रणाली का मानकीकरण, यानी जो भी आप फंक्शन यूज करते हैं उत्पादन के कार्य में, उसका मानकीकरण है, उसके कुछ नॉर्म्स बनाएं कि इसी नॉर्म्स के अंतर्गत होगा, इसी मानक के अंतर्गत होगा, वह स्वतंत्र रूप से ना हो। तो यह भी टेलर के ही वैज्ञानिक प्रबंध का भाग है। तीसरा है दल भावना, तो दल भावना तो उसका भाग नहीं है। चौथा है कार्य स्थिति का मानकीकरण, तो कार्य स्थिति का मानकीकरण भी टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का भाग है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 33 का सही उत्तर होगा दल भावना को छोड़ करके 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन बी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 33 के बाद प्रश्न क्रमांक 34। प्रश्न क्रमांक 34 कहता है कि निम्न में से किसने संगठन के 14 नियमों का प्रतिपादन किया। तो संगठन के 14 नियमों का प्रतिपादन किया हेनरी फेयोल ने। ठीक, हेनरी फेयोल ने संगठन के 14 नियमों का प्रतिपादन किया। इसके बाद 35वां प्रश्न है सहकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य कौन कहता है। तो सहकारी कार्यों को घर बार संभालने का कार्य कहता है WF विलोबी। यहाँ पर विलोबी है, जिसको इन्होंने विलोबी लिख दिया है। तो विलोबी जो है वह सहकारी कार्यों को कहता है कि यह घर बार संभालने वाले काम है। तो 35वें का सही उत्तर होगा WF विलोबी। भा को यहाँ पर आप बी बना दीजिए। ठीक, विलोबी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 36 की ओर। प्रश्न क्रमांक 36 यह पूछता है कि शब्द पोस्टकॉर्ब POSTCORB यह किसके द्वारा परिणत किया गया, मतलब इसका इस्तेमाल किसने किया, इसे किसने प्रस्तुत किया। तो यह गुलिक और उर्विक, यह इनका दिया हुआ शब्द है पोस्टकॉर्ब। और पोस्टकॉर्ब में क्या क्या चीज़ें हैं, पहले इसका उत्तर जान लेते हैं। 36वां प्रश्न है, 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा लूथर गुलिक का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं यह हम आपको बता देते हैं। यह जो शब्द हैं यह जो यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं, इन सब से शुरू होकर के कुछ शब्द बनते हैं। जैसे पी से बनता है प्लानिंग। ठीक, पी से बनता है प्लानिंग, ओ से बनता है ऑर्गेनाइजिंग, एस से बनता है स्टाफिंग, डी से बनता है डायरेक्टिंग, CO से बनता है कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। तो इस तरह से पोस्टकॉर्ब जो पूरा शब्द है यह प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग को मिला करके यह शब्द बनाया गया है। किसी भी संगठन के लिए ये सारे काम महत्वपूर्ण होते हैं। गुलिक और उर्विक का ये कहना है। लूथर गुलिक इस शब्द को देने वाले व्यक्ति हैं, इनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 37 में। 37वां प्रश्न कहता है कि निम्न को कालक्रम से व्यवस्थित करिए। तो यह संबंधित किससे है, स्थानीय शासन से। तो स्थानीय शासन की शुरुआत सबसे पहले किससे होती है, लॉर्ड मेयो से, जिसने वित्तीय के विकेंद्रीकरण की बात की थी। तो लॉर्ड मेयो सबसे पहले हैं। दूसरा नंबर है लॉर्ड रिपन का, जो कि स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा नंबर है बलवंत राय मेहता का। बलवंत राय मेहता जो है यह 3 स्तरीय स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। और इसके बाद अशोक मेहता सबसे लास्ट में आते हैं, 4 स्तरीय स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 38 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 38 आपके सामने है कि केवल संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए। इस सिद्धांत को क्या कहेंगे। यानी एक व्यक्ति होगा जो संगठन का मुखिया होगा और सारे उसके अधीनस्थ लोग उसे रिपोर्ट करेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे और उससे आज्ञा लेंगे। तो इस चीज़ को कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यानी आदेश की एकता। प्रश्न क्रमांक 38 का उत्तर है ए, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 39 आपके सामने है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस चीज़ को एकदम याद कर लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक साइमन है। इस प्रश्न को घुमा फिरा करके किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। कभी आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रशासन के व्यवहार पर किसकी पुस्तक है, या प्रशासन के व्यवहार से संबंधित लेखक कौन है, या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी पुस्तक है, हर्बर्ट साइमन की पुस्तक कौन है। किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है, तो इसे एकदम आप याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 39 का उत्तर होगा हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 40
यहाँ पर दो सूचियाँ दी हुई हैं, इन दोनों सूचियों को आपस में मिलान करना है। तो सबसे पहले आप उन चीज़ों को देखिए जो आपको पहले से आ रही हों। ठीक, क्रियाशील कार्य दे सकता, संगठन का चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत। सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। संगठन का चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत, अभी हमने कुछ ही देर पहले एक प्रश्न सॉल्व किया था, 14 सिद्धांतों की बात की थी। संगठन के 14 सिद्धांत फेयोल ने दिए थे, यह भी वही है। संगठन से संबंधित सिद्धांत है वह है हेनरी फेयोल का। ठीक, इसके बाद आते हैं क्रियाशील कार्य दे सकता, तो यह है जॉर्ज डब्ल्यू टेलर का। टेलर ने ये कहा कि आदमी को एक व्यक्ति से आदेश नहीं लेना चाहिए, बल्कि 4 तरह के काम होते हैं तो 4 तरह के आदेश देने वाले भी होने चाहिए। अभी हमने चर्चा की थी ना कि एक ही व्यक्ति से आदेश ले, यूनिटी ऑफ कमांड की बात की थी। टेलर ने उसका विरोध किया, उसने कहा कि 4 तरह के काम होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 4 तरह के लोगों से माने जो संगठन है उसमें 4 बॉस होने चाहिए। चारों बॉस अलग अलग तरह के अपने अपने क्षेत्र में आदेश देंगे। तो इसने यूनिटी ऑफ कमांड की बात इनकार कर दी, उसका विरोध किया और इसमें कार्यशील कार्य दे सकता की बात कही, यानी WF टेलर इससे संबंधित हैं। नियंत्रण का विस्तार, नियंत्रण के विस्तार की बात कर लेते हैं। नियंत्रण के विस्तार से संबंधित कौन है? नियंत्रण के विस्तार से संबंधित है ग्रैकुनास। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जाता है, जो टाइपिंग मिस्टेक इसके कारण से परेशानी होती है। तो जो VA ग्रैकुनास हैं यह नियंत्रण के विस्तार यानी स्पैम ऑफ कंट्रोल से संबंधित हैं। और चौथा है पद सोपान प्रक्रिया, पद सोपान यानी हाइरार्की से संबंधित हैं JD मूने। तो इस तरह से हमने चारों को सुमेलित कर दिया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 41, यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय। अब यहाँ से IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन शुरू हो जाता है। इसके पहले हम पब्लिक एड कवर कर रहे थे। तो इंटरनेशनल रिलेशन का पहला प्रश्न है, यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं किस व्यवस्था के आधार पर? तो यथार्थवादियों का मानना यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है इसमें पूर्ण रूप से अराजकता व्याप्त है। जो शक्तिशाली है उसी की बात मानी जाती है, जो निर्बल है उसकी बात को कोई नहीं सुनता। तो इस तरह से 41वां का सही उत्तर है C यानी अराजकता के आधार पर। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मानते हैं कि यह अराजकता से पूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 42 है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति क्या है? शक्ति को किस तरह से आप मानते हैं? क्या शक्ति निरंकुश है, सापेक्ष है, अपरिमित है या परिमित है? तो असल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति सापेक्ष है। कैसे है वो हम आपको बताते हैं। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के सापेक्ष उसकी अपेक्षा ज़्यादा शक्ति रखता है तब वह शक्तिशाली कहा जाता है। जैसे जब अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम का परीक्षण किया, उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जापान के ऊपर विस्फोट करके, तब अमेरिका सबसे शक्तिशाली हो गया। तो यह सापेक्ष किससे हुआ? अन्य देशों की अपेक्षा। फिर अन्य देश भी परमाणु बम धीरे धीरे बनाने लगे। जब पहले किसी देश ने मिसाइल बनाई थी तो उस देश की शक्ति अन्य देशों की अपेक्षा अधिक थी। तो इस तरह से जो शक्ति है निरपेक्ष रूप से नहीं है बल्कि दूसरे देश की तुलना में है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति को सापेक्ष माना जाता है। आगे चलते हैं, कैप्लान की व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक कौन है? यह पूछता है कि जो पूरा विश्व है इसमें हीरो कौन है? तो जब विश्व व्यवस्था की बात हो रही तो हीरो होगा USA यानी अमेरिका। सिंपल सी बात है, अमेरिका जिस तरह से विश्व में अपनी स्थिति बनाए हुए है तो विश्वव्यापी नायक उसी को माना जाएगा। कैप्लान ने भी इसी बात का समर्थन किया था। तो 43वें प्रश्न का उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 44 में नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बारे में जानना है हमें। पहला कथन है संयुक्त सुरक्षा एक मृग तृष्णा है। तो बात सही है, संयुक्त सुरक्षा जैसी कोई स्थिति व्यवहार में देखने को सामान्यतया मिलती है, लेकिन व्यवहार में यह फेल हो जाती है, विफल हो जाती है। तो यानी यह एक मृग तृष्णा, मृग तृष्णा मतलब कि जिसकी इच्छा तो व्यक्ति रखता है लेकिन वह प्राप्त नहीं होती। ठीक, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं होती। ऐसा नहीं है, प्रत्येक राज्य को युद्ध से भय लगता है, अपने क्षेत्र छिन जाने से भय लगता है, अपने संसाधन छीनने से भय लगता है। तो दूसरा कथन गलत है, यानी A सही है और R गलत है। C ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, C ऑप्शन। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 45 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 45 कहता है कि कैदी की दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है। अब इतना ज़्यादा इसको कठिन बना दिए हैं, इसको कहते हैं कैदी की दुविधा यानी डिलेमा प्रिजनर। ठीक, प्रिजनर्स डिलेमा। अब प्रिजनर्स डिलेमा यानी कैदी की दुविधा से क्या मतलब है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यह पहली बात तो गेम थियरी का पार्ट है। ठीक, गेम थियरी
खेल सिद्धांत जिसको कहते हैं, ठीक। गेम थियरी का ये पार्ट है। गेम थियरी में यह कहा जाता है कि जो कैदी, यानी अगर मान लीजिए कहीं कोई किसी जगह अपराध हुआ है, वहाँ से दो लोगों को उठाया गया, दो लोगों को पकड़ा गया है, दोनों का अलग अलग बयान लिया जा रहा है। अब दोनों कैदी आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, यानी उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। अगर एक कैदी मान लेता है कि उसने सारा अपराध किया है और दूसरा भी यही मान लेता है कि उसने भी सारा अपराध किया है, तो दोनों पकड़े जाएंगे। अगर एक कहता है कि मैंने अपराध किया है, दूसरे ने नहीं किया है, तब एक छूट जाएगा। अगर दोनों यह कह देते हैं कि हमने अपराध नहीं किया है, तब भी दोनों पकड़े जाएंगे। तो कुल मिलाकर के उनके बीच कोऑर्डिनेशन न होने के कारण यह स्थिति बनती है कि दोनों समझ नहीं पाते कि क्या कहें, इसलिए दोनों अपने खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से यह कैसे संबंधित है कि जब दो देशों को एक दूसरे देश के सैनिक शक्ति का पता नहीं है, तो वह अपनी सैनिक शक्ति को लगातार बढ़ाते रहते हैं, लगातार शस्त्रों का निर्माण करते हैं, खरीदते हैं। तो कैदी की दृष्टिगोचर संकट यानी कैदी की दुविधा, प्रिजनर्स डिलेमा संबंधित है किससे? लगातार शस्त्रों को खरीदने से, शस्त्रों को बनाने से। यानी 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा हथियारों की दौड़। कैदी का दृष्टिगोचर संकट हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है सैनिक संगठन, प्रश्न क्रमांक 46। सैनिक गठबंधन मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। तो सैनिक गठबंधन किस अवधारणा पर आधारित होते हैं? इसका सही उत्तर होगा सहकारी सुरक्षा। ठीक, अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ दो और ऑप्शन है, सामूहिक रक्षा और सामूहिक सुरक्षा। तो जो सामूहिक सुरक्षा है उसका मतलब होता है जैसे यूएनओ है, यूएनओ में कोई भी देश, चाहे वो शक्ति से संपन्न हो या कमजोर हो, उन सारे देशों का गठबंधन है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश अन्याय नहीं करेगा, अनावश्यक रूप से युद्ध नहीं करेगा। अगर करता है तो यूएनओ और उसकी शांति सेना उसकी रक्षा करेंगे। तो सामूहिक सुरक्षा इस बारे में है। जबकि जो सहकारी सुरक्षा, वह शक्तिशाली देश आपस में गठबंधन करके एक दूसरे की मदद करते हैं और वो केवल अपने गुट की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, सभी देशों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते। तो सैनिक गठबंधन इसी पर आधारित है, सहकारी सुरक्षा पर ही आधारित है, यानी केवल अपने गुट की रक्षा पर। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 46 के बाद प्रश्न क्रमांक 47। अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो क्षेत्र है वो कितना है? विश्वव्यापी है, आंशिक है, निरंकुश है या सापेक्ष है? तो असल में अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्वव्यापी है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 48। प्रश्न क्रमांक 48, यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं और इन चारों घटनाओं को उनके समय के अनुसार, उनकी काल के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन घटना पहले हुई है, कौन घटना बाद में हुई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसका ऑप्शन पहले हम बता दें, उत्तर बी सही होगा। और कैसे कैसे घटनाएं घटित होती हैं इनके बारे में भी बता देते हैं। जो मुनरो सिद्धांत है, मुनरो सिद्धांत 1823 में आता है। ठीक, सबसे पहले इनमें तो वही हुआ। ठीक, उसके बाद ट्रूमैन सिद्धांत है। तो ट्रूमैन सिद्धांत आता है 1947 में, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आता है। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ट्रूमैन के द्वारा, ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तीसरा है ब्रेजनेव सिद्धांत। ब्रेजनेव ये रूस के राष्ट्रपति थे और ब्रेजनेव सिद्धांत आता है 1968 में। ठीक, तो ये तीसरे नंबर पे ब्रेजनेव सिद्धांत है। और चौथे नंबर पे है ग्वाम सिद्धांत। ग्वाम सिद्धांत संबंधित था किससे? वियतनाम वार जो हुआ था उससे संबंधित था 1969 में। निक्सन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो इसीलिए इसे निक्सन सिद्धांत भी कहते हैं, ग्वाम सिद्धांत को। ठीक, तो इस तरह से चौथा ऑप्शन जो है वह है ग्वाम सिद्धांत। ठीक, सबसे पहले मुनरो सिद्धांत 1823, दूसरा है ट्रूमैन सिद्धांत 1947, ब्रेजनेव सिद्धांत 1968 और ग्वाम सिद्धांत 1969। तो इस तरह से यह घटनाओं का कालानुक्रम हो गया, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 49 में। प्रश्न क्रमांक 49 है, आपके सामने 2 सूचियां दी गई हैं और इन सूचियों में किसका संबंध किससे है इसे मिलान करते हैं। तो जब भी कभी आपको 2 सूचियां मिले और उनमें मिलान की अवस्था हो तो उसमें परेशान नहीं होना है, यह देखना है कि उनमें से आपको क्या चीज़ आता है। जैसे मुझे सबसे आसान आता, चारों हैं लेकिन सबसे आसान क्या लगता है? सबसे आसान है कांट का। कांट कौन थे? जो कांट थे वो थे आदर्शवादी। तो आदर्शवादी किस बात पे चर्चा करेंगे? आदर्शवादी सबसे ज़्यादा जोर देंगे किस बात पे? शांति के बारे में, स्थायी शांति के बारे में। तो कांट का संबंध चिरस्थायी शांति से है, ऐसे इसको मिलाते हैं। ठीक, वुडरो विल्सन कौन थे?
वुडरो विल्सन वो थे जिन्होंने कि यूएनओ की स्थापना में सहयोग दिया था। यूएनओ कौन है? सामूहिक सुरक्षा का एक उदाहरण हमने भी बताया कि जो सारे देश मिलकर के एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, इसमें निर्बल और शक्तिशाली दोनों तरह के देश हैं और कोई भी अन्यायकर्ता या आक्रमणकर्ता देश को वो रोकते हैं। तो यूएनओ इसका एक मॉडल है। वुडरो विल्सन ने यूएनओ की स्थापना में प्रमुख सहयोग दिया था। तो वुडरो विल्सन सामूहिक सुरक्षा के एक प्रमुख विचारक हो गए। 2 हो गया। अब इन दोनों के अलावा मिलता जुलता इनसे इन दोनों को मिला लेने से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक। अगर नहीं भी मिलते हैं तो बाकी 2 भी हम बता देते हैं। नॉर्मन जो एंजल थे, ये एक बड़े विचारक थे। इनको अपने उसके लिए नोबेल भी मिला था अपने विचार के लिए। इन्होंने अंतर्निर्भरता पर विचार दिया था। और जो गेंट है वो शांत शक्ति संतुलन का उनका विचार था। तो गेंट के विचार को शक्ति संतुलन से जोड़ते हैं और नॉर्मन एंजल के विचार को अंतर्निर्भरता के विचार से जोड़ते हैं। इनकी पुस्तक थी द ग्रेट इल्यूजन, नॉर्मन एंजल की, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इस तरह से यह चारों ऑप्शन हमने मिला दिया। जब भी आपको कभी 2 सूचियां मिले तो इन्हें आप सबसे पहले जो आपको आ रहा हो उसे देख करके सॉल्व करें, संभव है कि आपसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह अंतिम प्रश्न है इस पेपर का। निम्न घटनाओं को उनकी कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए, ठीक। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ठीक। पहले से हम बता दे रहे हैं, फिर घटनाओं को के बारे में भी बता देंगे। सही उत्तर सी होगा। सबसे पहले वियना कांग्रेस हुई है, ठीक। वियना कांग्रेस कब थी? 1814 में हुई थी, जब नेपोलियन ने यूरोप में के कई क्षेत्रों को जीता। फिर नेपोलियन की हार हुई तो फिर से यूरोप को व्यवस्थित करने के लिए वियना कांग्रेस एक व्यवस्था बनी, ठीक। वियना में एक सम्मेलन हुआ। तो यह सबसे पहले यह घटना हुई 1814 में। उसके बाद वर्साई की संधि आती है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जब समाप्त होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद वर्साई की संधि आती है। और वर्साई की संधि में जर्मनी जो है उसे अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, ठीक। तो इस तरह से 1918-19 के आसपास ये वर्साई की 19 में वर्साई की संधि होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद। उसके बाद बे ऑफ पिक्स है। बे ऑफ पिक्स का संबंध क्यूबा से है। क्यूबा में जो सैनिक हस्तक्षेप होता है उससे संबंधित है, वही 1961 या 1962 के आसपास का है ये। तो बे ऑफ पिक्स क्यूबा के संकट से संबंधित है 1961 के। और इसके बाद होता है हेलसिंकी शिखर सम्मेलन। हेलसिंकी शिखर सम्मेलन संबंधित है कोल्ड वार की समाप्ति के बाद। अब ये कोल्ड वार की समाप्ति कब होती है? 1990 के आसपास, जब रूस और अमेरिका दोनों आपस में मिलते हैं, रूस का विघटन होता है और ये जो विचारधारा के आधार पर 2 गुट बने हुए थे ये टूटते हैं। तो हेलसिंकी सम्मेलन सबसे लास्ट में आया था 1990 के आसपास, ठीक। तो इस तरह से हमने 50 प्रश्न कवर किए। इन प्रश्नों को आप दोहराइएगा और ज़्यादातर प्रश्न जब आप पूरा सीरीज 2019-20 तक का कंप्लीट हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि पर्याप्त प्रश्न आपने दोहरा लिए हैं और ये प्रश्न आगे की परीक्षाओं में रिपीट भी करते हैं। तो धन्यवाद। महादेव।